नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर है वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर का अदालती सर्वे पूरा होगा। और इस बार अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट कमीशन ज्ञानवापी परिसर में कब सर्वे करेगी, कैसे करेगी और किसकी निगरानी में करेगी। आज के अपने आदेश में कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कई और बातें साफ कर दी हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष वाराणसी सेशन कोर्ट के इस आदेश को भी चुनौती देने जा रहा है। दूसरी खबर आगरा से है, जहां आज ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि ताजमहल के कमरे खोलने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। जबकि तीसरी बड़ी खबर आजम खां से जुड़ी है, जो आज जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। लेकिन आज आजम खां पर मामले में आरोप तय नहीं हो पाया, जबकि फर्जी पासपोर्ट मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर आजम खां की पत्नी और बेटे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा भी अहम खबरें हैं, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर के सर्वे की, जिस पर आज वाराणसी सेशंस कोर्ट ने सर्वे को लेकर अपना विस्तृत फैसला दे दिया है। अपने इस फैसले में आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज करते हुए सर्वे की कार्रवाई को जारी रखने के आदेश दिए हैं। यानी अब कोर्ट कमीशन परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने 6 और 7 मई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग में प्रवेश करने से रोक दिया था और कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंच गया था। लेकिन अदालत के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौर जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वो भी यहाँ पहुंचे, इनसे जानते हैं। शिवम जी, अब जो कहे कि कोर्ट कमिश्नर, वकील कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर, अब 3, 2 क्या और क्या? देखिए, 2 एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे और जो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास था, जो हम स्पष्टीकरण मांग रहे थे न्यायालय से, आप स्पष्ट कर दिए। वैसे स्पष्ट था, 26/4 का आदेश अपने आप में स्पष्ट था कि तहखाने में जाया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा बैरिकेटिंग टर्म यूज़ नहीं है। बैरिकेटिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, तो आज न्यायालय ने कहा कि जो ताला आए परिसर के अंदर, जो ताला है, यदि अंजुमन इंतजामिया कमेटी उसको नहीं खोलती है तो प्रशासन उसको तोड़ करके एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई पूरी करेगा। इसके साथ साथ डिफेंडेंट नंबर 4 यानी कि अंजुमन इंतजामिया की अगर अनुपस्थिति भी होती है तो भी कमीशन की कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उनकी अनुपस्थिति भी किसी तरह से इसमें विराम नहीं लगा पाएगी। न्यायालय का आदेश बहुत स्पष्ट है। हमारी एक आर्गूमेंट को न्यायालय ने माना, क्योंकि आप जानते हैं वही आर्गूमेंट हम 3 दिन से इसको न्यायालय के सामने रख रहे थे। इनकी बेसलेस आर्गूमेंट्स को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अब कब तक सर्वे की शुरुआत, कब तक होने की उम्मीद? हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसाइड ये करेंगे, लेकिन उम्मीद कब तक की जाए? देखिए, मेरी संभावना ये है कि 13 मई से ये शुरुआत होगी। 13 मई से और 17 मई के पहले रिपोर्ट। यदि जिस तरह से आदेश हुए उनका अनुपालन होता है, प्रशासन दुरुस्ती दिखाता है, तो संभवतः 17 मई को रिपोर्ट न्यायालय के सामने। कोई आशंका है क्या कि प्रशासन दुरुस्ती नहीं दिखा सकता? देखिए, न्यायालय ने बिल्कुल वो कर दिया है और सरकार ने भी पक्ष ये रखा था, आप स्पष्टीकरण यदि दे देते हैं तो हम पूरी दुरुस्ती के साथ इसका अनुपालन कराएंगे। कोई वो नहीं रह जाता है। बहुत अच्छा आदेश है। तो आप देखिए, हमारे साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता, और इन्होंने जो चीजें आज के आदेश में थी उनको स्पष्ट रखा। ज्ञानवापी विवाद में आज के कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों का क्या कहना था, वो भी सुनिए। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश किया है कि अजय कुमार मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी, और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। एक और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति? हाँ, साथ में 2 अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, हर चीज का ये अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी, तो आज हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है, दे दिया। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। दोनों पक्ष के अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद थे, तो आप लोग हमसे कोई राय लिए, हमारे मशवरा के 2 एडिशनल कमिश्नर उन्होंने नियुक्त कर दिया कोर्ट ने। आपसे राय नहीं ली कि 2 कमिश्नर? कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं राय ली कोर्ट ने।
और 2 एडिशनल कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। आपसे राय नहीं ली? अब आपने क्या आपने भी तो इस पे आपत्ति लगाई? नहीं, अभी कोई आपत्ति नहीं, हम लोग तो कुछ विचार नहीं इस पे, हम लोग क्या करेंगे। अब आपका अगला कदम क्या? अब अगला कदम जब कॉपी आएगी, पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। 2 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, आप एक कोर्ट कमिश्नर को हटाने की बात कर रहे हैं, तो उसको हटाया नहीं, उनको भी एडिट रखा गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें कोर्ट ने किन बातों को स्पष्ट कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे और उनके साथ 2 और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनके नाम विशाल सिंह और अजय सिंह हैं। सर्वे के दौरान ये दोनों या इनमें से किसी एक कमिश्नर का मौजूद रहना अनिवार्य है। कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी सर्वे का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं और यूपी सरकार और वाराणसी जिला प्रशासन को सर्वे पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में सर्वे की कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, न ही कमीशन की कार्रवाई में कोई रुकावट आनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और सर्वे पूरा होने के बाद 17 मई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। तो ज्ञानवापी सर्वे पर जो संपूर्ण आदेश है उसका हम जिस्ट आपको बता रहे हैं। साफ कह दिया गया है कि सर्वे में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और 17 मई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। रोज सर्वे होगा, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और निर्देश यही है कि बाधा किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये आदेश की कॉपी भी है और आदेश 3 पेज का आदेश है। पढ़ दे तो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दें। पेज संख्या 3 पे ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है कि इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह रजिस्ट्रेशन नंबर फला को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। मतलब ये कि जो अजय कुमार मिश्रा हैं वो वकील कमिश्नर नियुक्त रहेंगे, उनके साथ एक स्पेशल वकील कमिश्नर नियुक्त कर दिया कोर्ट ने। उनका नाम है विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कि स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त को अजय कुमार मिश्रा तथा विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह संयुक्त रूप से कमीशन कार्रवाई संपादित करें और दोनों में से कोई किसी एक कारण से कमीशन कार्रवाई हेतु उपस्थित नहीं होने पर एक को अधिकार होगा कि कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करे। अर्थात वादी अजय, देखिए एक चीज़ इसमें स्पष्ट कर दें कि 17/5/22 तक रिट परवाना जारी होना है। रिट परवाना जब जारी होगा मिलिंद बाबू, तो रिट परवाना में वो सारी चीज़ें रहेंगी कि कब तक इनको रिपोर्ट सबमिट करना है और क्या क्या करना है। तो 17/5 तक रिट परवाना जारी हो जाएगा और उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। मतलब 17/5/22 तक सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। अब चलिए सीधे रुक करते हैं वाराणसी का। हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, जिस तरीके से ये शिकायतें की जा रही थी कि जो सर्वे का पिछला आदेश था वो अस्पष्ट था, ऐसे में विरोध हुआ अस्पष्ट आदेश के नाम पर। इस बार कोर्ट ने एक एक चीज, एक एक बिंदु पर स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि सर्वे होगा, ताला बंद होगा तो खुलेगा और नहीं खुलेगा तो टूटेगा। लेकिन अब आदेश आने के बाद क्या कल से ये सर्वे शुरू हो जाएगा? अगर आपको बता दें अवधेश जी, तो कल से सर्वे शुरू हो जाएगा, ये कहना अभी पूरी तरह से जल्दीबाजी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि कल न्यायालय जो प्रक्रिया है उसको निभाएगा, जो दोनों पक्ष है, इसके साथ ही जो भी इसके कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनको पेपर भेजे जाएंगे। तो अगर कल पेपर पूरी तरह से भेज दिए गए तो परसों से सर्वे शुरू होगा, परसों या नरसों। लेकिन परसों की जो तारीख होगी वो सर्वे के लिए सबसे मुफीद मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि परसों ये सर्वे शुरू किया जा सकता है, कल न्यायालयी प्रक्रिया को निभाया जाएगा। अवधेश जी, पूरे दिन की बात मैं आपको बता दूं कि पूरे दिन जिस तरह का माहौल रहा, गहमा गहमी की स्थिति रही, हर तरफ यही बात सुनने में आ रही थी कि आखिर जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट का जो आदेश होगा वो किसके पक्ष में जाएगा। कोई ये कह रहा था कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे, कोई ये कह रहा था कि कोर्ट कमिश्नर की जगह कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं जो जज हैं वही चले जाएं सर्वे करने के लिए, ऐसी स्थितियां थी। लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया है तो हर चीज़ साफ हो गई है। जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान जो प्रतिवादी पक्ष है लगातार ये कह रहा था कि स्पेसिफिक जो ऑर्डर है वो लेकर आइए, जिसमें आपको बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश की अनुमति हो, इसके साथ ही ताले को लेकर अनुमति हो, तो साफ तौर पर कार्रवाई पूरी हो गई तो कल से शुरू हो जाएगा, वरना परसों से ही शुरू हो जाएगा। नजरें आप बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और बड़ी खबर है, कल वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी और कल वाराणसी में ही
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कल वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी दौरे पर विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक होगी और कल वाराणसी में ही मुख्यमंत्री के रुकने का कार्यक्रम भी है। तो वाराणसी दौरे पर कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होंगे और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और वाराणसी में ही कल मुख्यमंत्री रुकेंगे। आज एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में और आगरा में ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि दो अहम मामलों में आज मामला कोर्ट में पहुंचा था। पहला था मथुरा का जन्मभूमि मंदिर और आगरा में ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली याचिका। तो मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मथुरा की अदालत में जन्मभूमि विवाद के मूल वाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करें। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सलील कुमार राय की सिंगल बेंच ने निर्देश दिया कि सुनवाई के दौरान अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड और पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो मामले में एक पक्षीय आदेश जारी किया जाए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या कुछ कहा, इस बारे में बात करते हैं याचिकाकर्ता के वकील रामानंद गुप्ता जी से। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जगह है, भूमि है, उसके वहाँ वाद वहाँ मथुरा में विचाराधीन है। हमने यहाँ आकर के एक आर्टिकल 227 में एक पिटीशन फाइल करी, सिर्फ इस बात की कि हमारा जो वहाँ सूट विचाराधीन है यूपी सेंट्रल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट, उसको तय कर दिया जाए एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत। दूसरी उसमें और भी वहाँ मथुरा वाद में 2 एप्लीकेशन और भी पड़ी हुई हैं पेंडिंग। एक तो ये थी कि जितने भी इससे रिलेटेड केस हैं वो इनको सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी इंजंक्शन एप्लीकेशन पेंडिंग है कि इसमें इस भूमि में बाहरी अन्य लोगों का, भक्तों के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश रोक दिया जाए या सेंट्रल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को निषेधित किया जाए। उन दोनों एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए 4 माह के लिए उन्होंने आदेशित किया है। ये थे याचिकाकर्ता के वकील रामानंद गुप्ता जी, जो कि ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मूल वाद में किसी भी तरह का दखल देने से मना कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो 2 अलग अर्जियां दाखिल की गई थी उन अर्जियों को 4 महीने में निपटाने के, निस्तारित करने के आदेश मथुरा की जिला अदालत को दिए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाकर सर्वे करवाने की याचिका पर आज हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए पहले तो ताजमहल के कमरे खुलवाने की याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता रजनीश सिंह को फटकार लगा दी और याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम यहां इसलिए नहीं बैठे हैं कि किस सब्जेक्ट पर रिसर्च होना चाहिए या नहीं। इसके साथ लखनऊ बेंच ने कहा कि यह मामला कोर्ट के बाहर का है और इसे इतिहासकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीआईएल को मजाक न बनाएं, पहले पढ़ लें ताजमहल कब और किसने बनवाया था। लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कल आप आएंगे और कहेंगे हमें जजों के चैम्बर में जाना है तो हम आपको चैम्बर दिखाएंगे। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इतिहास आपके हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि रजनीश सिंह नाम के शख्स ने 7 मई को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, जिसमें इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की आशंका जताते हुए कहा गया था कि इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए। याचिकाकर्ता रजनीश सिंह ने दलील दी थी कि उन्होंने आरटीआई दाखिल कर इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिरकार 22 कमरे बंद क्यों हैं। हालांकि आरटीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब कोर्ट ने ताज के कमरे खुलवाने से इनकार कर दिया है। फैसले के बाद याचिकाकर्ता से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी। सिंह हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता। रजनीश, क्या कहा कोर्ट ने आज? कोर्ट में अंदर क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन याचिका खारिज हुई है, मुझे ऐसा वकील साहब ने बताया है। आपने क्या क्या तर्क रखे थे? मैंने सिर्फ बहुत सिंपल सा तर्क रखा था कि जो 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है उसको खोल दिया जाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की थी उस पर मुझे नहीं जाना है। कोर्ट ने कहा कि आप नहीं खोलेंगे, जो भी रहा हो जजमेंट, कुल मिलाकर उन्होंने मेरी प्ली डिसमिस की है। आपकी PIL को कोर्ट ने तल्ख नजरिए से देखा और फटकार भी लगाई, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा सच है तो क्या अनपढ़ को भारत का इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? क्या हमको मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाएगा? कोर्ट ने आपसे कहा कि तैयारी करके आइए, PhD करिए, रिसर्च करिए। लॉर्ड से परमिशन दे मैं PhD करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये बात सही है आपकी तो। कोर्ट ने आपसे और क्या क्या कहा? मैं अंदर नहीं था, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो मैं ऑनरेबल न्यायालय से मांग करूंगा कि हमको परमिशन दे दें। मैं अपील जो है, मैं PhD करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आप आके क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। अब सूबे में स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया है। यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद खुल रहे सभी मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और दुआएं भी मांगी जाएगी। मदरसा एजुकेशन हमारे माइनॉरिटी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है और वहाँ से जब राष्ट्रगान होगा तो मदरसे का बच्चा और अच्छे से अपने समाज के निर्माण की भूमिका निभाएगा। और हमारी जो सरकार है वो मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। जैसा आप सब ने देखा कि बीते 5 साल में हमने मदरसे को आधुनिकीकरण से जोड़ा है। आज जहाँ मदरसे का बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है, उसके साथ साथ वो साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर की भी शिक्षा हासिल करता है और समाज के मुख्य धारा में आता है। वहीं वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि मदरसों को लेकर राष्ट्रीय गान अनिवार्यता का फैसला बहुत अच्छा है। मदरसों में सुबह शाम दोनों समय राष्ट्रगान कराया जाए, लेकिन मदरसों को शक की नजर से न देखा जाए। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। करते हैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को करीब 2 सालों से जेल में बंद रखे जाने को न्याय का गला घोटने जैसा बताया है। मायावती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी कांग्रेस की ही तरह जिस प्रकार से टारगेट करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों को जुल्म, ज्यादती व भय आदि का शिकार बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये अति दुखद, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया, ने लिखा कि इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण व आतंकित कार्रवाई तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। साथ ही देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से दुर्भावना व द्वेषपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवासियों व मेहनतकश समाज के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर भय व आतंक का शिकार बनाकर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, वह अनेकों सवाल खड़े करता है जो अति चिंतनीय भी हैं। इटावा पहुंचे भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने आजम खां को लेकर कहा कि आजम खां से भाजपा की कोई दुश्मनी नहीं है और न ही सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने आजम खां को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद रामशंकर कठेरिया ने जवाब दिया। कठेरिया अपने गांव नगरिया सरावा में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। तो आजम को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। तो आजम खान को लेकर रामशंकर कठेरिया ने बयान दिया, लगातार राजनीति हो रही है। इटावा पहुंचे भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने आजम खान को लेकर कहा कि आजम खान से भाजपा की कोई दुश्मनी नहीं है और न ही सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने आजम खान को लेकर जो ट्वीट किया था, उसके जवाब में रामशंकर कठेरिया ने ये बातें कही। कठेरिया अपने गांव नगरिया सरावा में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए।
सपा बसपा या कांग्रेस तो घेरने की स्थिति में रही नहीं, अब क्या घेरेगी? उसकी कोई स्थिति इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को घेरे। बीजेपी के साथ जनता है, उनके साथ केवल जो है प्रवक्ता हैं। कि सपा बसपा या कांग्रेस तो घेरने की स्थिति में रही नहीं, अब क्या घेरेगी? उसकी कोई स्थिति इस लायक नहीं है कि वो बीजेपी को घेरे। बीजेपी के साथ जनता है, उनके साथ केवल जो है प्रवक्ता हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अब्बास ने चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज होने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाषण में कहा था कि यूपी में सरकार बदलने के बाद अफसरों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होने दिया जाएगा, उनसे पहले हिसाब लिया जाएगा। इस बारे में अखिलेश यादव से बात भी हो गई है और इसी बयान पर केस दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट ने अब्बास की गिरफ्तारी पर 12 मई तक रोक लगाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक हट चुकी है।